परिचय। भारत सहित आज के पूंजीवादी समाजों में मध्यम वर्ग के बारे में ज्यादा बात नहीं हुई है। लोग इस बात पर बहस कर रहे हैं कि वास्तव में भारत में मध्यम वर्ग का गठन क्या है, लेकिन हमें अभी भी पूरी समझ नहीं है। इस भाग में हमारा लक्ष्य यह पता लगाना है कि आज भारत में मध्यम वर्ग का क्या अर्थ है। हम इस भाग को 4 खंडों में विभाजित करेंगे। सबसे पहले हम कक्षा के विभिन्न विचारों को देखेंगे। फिर हम इस बात पर गौर करेंगे कि मध्य वर्ग को कैसे परिभाषित किया जाता है और भारत में यह कैसे बदल गया है। उसके बाद हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि भारत में अब मध्यम वर्ग कैसा दिखता है। आगे हम परिवार, विवाह और रिश्तेदारों के बारे में मध्यम वर्ग के मूल्यों के बारे में बात करेंगे। अंत में हम चर्चा समाप्त करेंगे। 15.2 वर्ग की अवधारणा। मध्य वर्ग का गठन क्या होता है और क्या भारत में मध्य वर्ग है, इस पर चर्चा करने से पहले वर्ग की अवधारणा को समझना महत्वपूर्ण है। शास्त्रीय विचारकों के समय से ही वर्ग पर कई अलग अलग दृष्टिकोण रहे हैं। कार्ल मार्क्स ने सामाजिक वर्ग को उन लोगों के समूह के रूप में परिभाषित किया जो उत्पादन प्रक्रिया में समान कार्य करते हैं। मार्क्स के सिद्धांत में विभिन्न ऐतिहासिक काल में सामाजिक वर्गों के अलग अलग नाम होते हैं, जैसे स्वतंत्र व्यक्ति और दास, पेट्रिशियन और प्लेबियन, स्वामी और दास, गिल्ड मास्टर और ट्रेवलमैन, उत्पीड़क और उत्पीड़ित। अर्थव्यवस्था में वर्गों को उनकी अलग अलग स्थिति के आधार पर एक दूसरे से अलग किया जाता है। बेंडिक्स और लिपसेट, 1967। 7। चूंकि सामाजिक वर्ग उस कार्य से बनता है जो उसके सदस्य उत्पादन में करते हैं, प्रश्न उठता है कि उत्पादन का संगठन सामाजिक वर्ग का मूल निर्धारक क्यों है। इस सिद्धांत के मूल में मार्क्स की यह मान्यता थी कि काम मनुष्य के आत्मसाक्षात्कार का मूल रूप है। उत्पादन के 4 पहलुओं को बताते हुए मार्क्स ने तर्क दिया कि ये बताते हैं कि मनुष्य के अपने निर्वाह के लिए प्रयास क्यों इतिहास में सभी परिवर्तनों का आधार है। इसके बाद मार्क्स ने जोर देकर कहा कि वर्ग का मूल निर्धारक वह तरीका है जिसमें व्यक्ति भोजन, कपड़े और आश्रय की अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों के साथ सहयोग करता है। आय, उपभोग पैटर्न, शैक्षिक प्राप्ति या व्यवसाय जैसे अन्य सूचकांक भौतिक वस्तुओं और प्रतिष्ठा प्रतीकों के वितरण के संकेत मात्र हैं। इबिड 8। कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण की व्याख्या करते हुए लिपसेट और बेंडिक्स बताते हैं कि मार्क्स के अनुसार किसी व्यक्ति की आय या व्यवसाय उसकी वर्ग स्थिति यानी उत्पादन प्रक्रिया में उसकी स्थिति का संकेत नहीं है। मार्क्स का मानना था कि उत्पादन प्रक्रिया में एक व्यक्ति की स्थिति महत्वपूर्ण जीवन अनुभव प्रदान करती है, जो अंततः उस व्यक्ति की मान्यताओं और कार्यों को निर्धारित करेगी। जैसा कि मार्क्स ने देखा, उत्पादन का संगठन आवश्यक है, लेकिन सामाजिक वर्गों के अस्तित्व के लिए पर्याप्त नहीं है। पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग के उदाहरणों का उपयोग करते हुए मार्क्स ने बताया कि कैसे उन्होंने एक सामाजिक वर्ग के उभरने की कल्पना की थी। सीधे शब्दों में कहें तो मार्क्स ने सामाजिक वर्ग को समूह जीवन की एक स्थिति के रूप में देखा जो लगातार उत्पादन के संगठन द्वारा उत्पन्न होती है। उन्होंने आगे विस्तार से बताया कि किसी सामाजिक वर्ग के विकास के लिए सामान्य स्थितियां और सामान्य हितों की प्राप्ति आवश्यक है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। केवल जब एक संभावित वर्ग के सदस्य अपने सामान्य लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ जुड़ते हैं, तो मार्क्स के अर्थ में एक वर्ग अस्तित्व में होता है। मार्क्स ने किसी सामाजिक वर्ग की पहचान केवल इस तथ्य से नहीं की कि लोगों का एक बड़ा समूह आर्थिक संरचना में समान स्थान रखता है। इसके बजाय उन्होंने आर्थिक और राजनीतिक संघर्ष के लिए वर्ग को संगठित करने की पूर्व शर्त के रूप में व्यक्तिपरक जागरूकता के महत्व पर जोर दिया। मार्क्स को लगा कि पूंजीवाद द्वारा बनाए गए दबाव भविष्य में इसके विकास को निर्धारित करेंगे। उनके विचार में व्यक्तिपरक जागरूकता
सामाजिक वर्ग के विकास के लिए महत्वपूर्ण थी और पूंजीवाद में बढ़ते विरोधाभासों के साथ उत्पन्न होगी। मार्क्स के बारे में लिखते हुए एरिक ऑलन राइट बताते हैं कि यद्यपि मार्क्स ने वर्ग क्या बनता है प्रश्न का व्यवस्थित रूप से उत्तर नहीं दिया, उनका अधिकांश कार्य दो समस्याओं के इर्दगिर्द घूमता है: वर्ग संबंधों के अमूर्त संरचनात्मक मानचित्रों का विस्तार और ठोस मानचित्रों का विश्लेषण। अभिनेताओं के रूप में वर्गों की, राइट 1985। 6 वर्गों के अमूर्त संरचनात्मक विवरण से पूंजी में उत्पादन के पूंजीवादी तरीके के मार्क्स के विश्लेषण में देखे गए वर्ग संबंधों का विशिष्ट ध्रुवीकृत मानचित्र आता है। इसके विपरीत राजनीतिक विश्लेषणों को राजनीतिक मंच पर वर्गों, गुटों, सामाजिक श्रेणियों, स्तरों और अन्य अभिनेताओं की एक जटिल तस्वीर की विशेषता होती है। राइट का तर्क है कि वर्ग संरचना और वर्ग गठन के बीच का अंतर वर्ग विश्लेषण में एक बुनियादी, अक्सर अंतर्निहित अंतर है। वर्ग संरचना से तात्पर्य उन सामाजिक संबंधों से है जिनमें व्यक्ति प्रवेश करते हैं और अपने वर्ग हितों का निर्धारण करते हैं। इबिड 9। दूसरी ओर वर्ग निर्माण का तात्पर्य उस संरचना द्वारा आकार दिए गए हितों के आधार पर उस वर्ग संरचना के भीतर संगठित समूहों के गठन से है। सीधे शब्दों में कहें तो यदि वर्ग संरचना को वर्गों के बीच सामाजिक संबंधों द्वारा परिभाषित किया जाता है, तो वर्ग गठन को वर्गों के भीतर सामाजिक संबंधों, संघर्ष में लगे समूहों को बनाने से परिभाषित किया जाता है। मार्क्स के बाद मैक्स वेबर ने एक समुदाय के भीतर शक्ति के वितरण के आधार पर वर्ग, स्थिति समूह और पार्टियां जैसे वर्गीकरण किए। उन्होंने वर्ग को ऐसे परिभाषित किया जब एक कई लोगों के जीवन अवसरों का एक विशिष्ट घटक समान होता है। 2 यह घटक विशेष रूप से वस्तुओं और आय के अवसरों के कब्जे में आर्थिक हितों द्वारा दर्शाया जाता है। और 3 के तहत दर्शाया जाता है वस्तु या श्रम बाजार की स्थितियां। वेबर के सिद्धांत में वर्ग की स्थिति अंततः बाजार की स्थिति है। वेबर 1946। उन्होंने विस्तार से बताया कि वर्ग निर्माण करने वाला कारक स्पष्ट रूप से एक आर्थिक हित है, केवल वे हित जो बाजार के अस्तित्व में शामिल हैं। जोसेफ शुम्पीटर ने समाजशास्त्र में वर्ग सिद्धांत के साथ 4 मुख्य समस्याओं की पहचान की है, जो दार्शनिक के बजाय वैज्ञानिक और तात्कालिक आर्थिक के बजाय समाजशास्त्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 4 समस्याएं हैं। 1 वर्ग की प्रकृति और सामाजिक संपूर्ण में उसके कार्य। 2 सामाजिक सामंजस्य, प्रत्येक सामाजिक वर्ग का गठन करने वाले कारक। 3 वर्ग गठन, क्यों सामाजिक संपूर्ण कभी सजातीय नहीं होता है लेकिन जैविक स्तरीकरण दिखाता है। और 4 एक विशिष्ट, ऐतिहासिक रूप से दी गई वर्ग संरचना के ठोस कारण और स्थितियां। शुम्पीटर वर्ग को वर्ग सदस्यों के संग्रह से कहीं अधिक परिभाषित करता है। एक वर्ग समग्र रूप से अपनी पहचान से अवगत होता है, उसका अपना जीवन और आत्मा होती है। वर्ग के सदस्य अन्य वर्गों के सदस्यों की तुलना में एक दूसरे के प्रति भिन्न व्यवहार करते हैं। वे घनिष्ठ सहयोग में हैं, एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझते हैं, अधिक तत्परता से एक साथ काम करते हैं, करीबी रैंक रखते हैं और बाहरी लोगों के खिलाफ बाधाएं खड़ी करते हैं। वे समान शिष्टाचार और आदतें साझा करते हैं। जिन चीजों को वे सकारात्मक या नकारात्मक रूप से महत्व देते हैं, वे रुचि पैदा करते हैं। वर्ग एक बार गठित होने के बाद अपने सांचे में कठोर हो जाते हैं और खुद को कायम रखते हैं, तब भी जब उन्हें बनाने वाली स्थितियां गायब हो जाती हैं। स्टैनिस्लाव ओसोर्स्की ने तर्क दिया कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से वर्ग समाजशास्त्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। वह वर्ग की अवधारणा के 2 संस्करण मानते हैं। सामाजिक वर्ग को संपत्ति के संबंधों से अलग एक समूह के रूप में देखा जाता है, जो सामाजिक वर्ग का एक आर्थिक संस्करण है। बी वर्ग प्रणाली समूह प्रणालियों के विपरीत है, जिसमें सदस्यता संस्थागत रूप से निर्धारित होती है।
जिसके परिणामस्वरूप विशेषाधिकार या भेदभाव जन्म या आधिकारिक दस्तावेजों से नहीं, बल्कि प्राप्त सामाजिक स्थिति से होता है। विभिन्न सामाजिक प्रणालियों में दो या दो से अधिक प्रकार की वर्ग निर्भरता सहअस्तित्व में होती है। वर्ग समाज की सभी अवधारणाओं में तीन सामान्य धारणाएं हैं। सामाजिक संरचना में वर्ग सबसे व्यापक समूह बनाते हैं। वर्ग विभाजन जैविक मानदंडों पर आधारित न होकर विशेषाधिकारों और भेदभावों से जुड़ी सामाजिक स्थितियों से संबंधित है। किसी सामाजिक वर्ग में सदस्यता अपेक्षाकृत स्थायी होती है। 3 या 4 विशेषताओं की पहचान की जा सकती है। सामाजिक वर्गों का ऊर्ध्वाधर क्रम, विशेषाधिकारों और भेदभावों के साथ सामाजिक स्थितियों की श्रेष्ठ और निम्न श्रेणियां, जिससे वर्ग स्तरीकरण होता है। स्थायी वर्ग हितों की विशिष्टता, वर्ग चेतनावर्ग की पहचान, पदानुक्रम में वर्ग के स्थान के बारे में जागरूकता, वर्ग विशिष्टता और हितों का एहसास, संभवतः वर्ग एकजुटता। सामाजिक अलगाव, निकट सामाजिक संपर्कों का अभाव, सामाजिक दूरी। अमेरिका में सामाजिक वर्ग सबसे बड़ा समूह है जिसके सदस्यों की एक दूसरे तक घनिष्ठ सामाजिक पहुंच होती है। एक समाज एक वर्ग समाज है यदि सामाजिक मेलजोल के लिए अलग अलग बाधाएं मौजूद हैं और पारस्परिक संबंधों के विश्लेषण के माध्यम से वर्ग की सीमाएं खींची जा सकती हैं। इसमें सामाजिक अलगाव और उसके प्रभावों के साथ साथ उपभोग के साधनों तक पहुंच में अंतर भी शामिल है। ये वर्ग मानदंड अन्योन्याश्रित हैं, जिसके कारण ओसोर्स्की ने वर्ग की विभिन्न परिभाषाओं का निष्कर्ष निकाला। प्रासंगिक प्रश्न यह है कि भारत में, विशेषकर समकालीन समय में, मध्यम वर्ग को कैसे परिभाषित किया जाए। 15.3 मध्यम वर्ग की अवधारणा। मध्यम वर्ग ने सामाजिक वैज्ञानिकों के लिए जो समस्याएं प्रस्तुत की हैं, वे चरित्र में महानगरीय और दायरे में राष्ट्रव्यापी हैं। सी राइट मिल्स का कहना है कि किसी शहर की आबादी को वस्तुनिष्ठ रूप से संपत्ति, व्यवसाय या आय के आधार पर स्तरीकृत किया जा सकता है। इस जानकारी में वर्तमान या पिछले डेटा जैसे निष्कर्षण, अंतर्विवाह और नौकरी इतिहास शामिल हो सकते हैं। व्यक्तिपरक रूप से रेटिंग के आधार पर स्तरों का निर्माण किया जा सकता है। व्यक्ति स्वयं को एक पद प्रदान करते हैं। एक साक्षात्कारकर्ता सहजता से व्यक्तियों का मूल्यांकन करता है या व्यक्ति जनसंख्या का स्तरीकरण करते हैं और प्रत्येक स्तर पर लोगों की अपनी छवि देते हैं। डैहनडोर्फ 1959-51-57 का हवाला देते हुए नए मध्यम वर्ग की वर्ग स्थिति पर 4 पदों की पहचान की गई है। पहली स्थिति यह है कि अधिकांश मध्यवर्गीय व्यवसायों को शासक वर्ग के व्यवसायों से संरचनात्मक रूप से अलग किया गया है, जिससे नया मध्यवर्ग पूंजीवादी शासक वर्ग का विस्तार बन गया है। बेंडिक्स 1963। दूसरी स्थिति यह है कि मध्यम वर्ग श्रमिक वर्ग के अधिक निकट है क्योंकि दोनों के पास उत्पादन के साधन नहीं है। शासक वर्ग के साथ पहचान झूठी चेतना है जो तब गायब हो जाएगी जब मध्यम वर्ग को एहसास होगा कि उनके हित श्रमिक वर्ग के साथ संरेखित हैं। क्लिंगेंडर 1935 और राइट मिल्स 1956। तीसरी स्थिति का तर्क है कि कोई मध्यम वर्ग नहीं है, बल्कि विरोधी हितों वाले दो समूह हैं, शासक वर्ग के अधिकार वाले नौकरशाह और सर्वहारा वर्ग की स्थिति वाले सफेदपोश कार्यकर्ता। डहडोर्फ 1959। अंतिम स्थिति यह कहती है कि मध्यम वर्ग संरचनात्मक रूप से दुविधापूर्ण स्थिति में है। लॉकवुड 1958। मध्यम वर्ग के विकास के बारे में विस्तार से बताते हुए जॉन यूर्री का तर्क है कि मार्क्स के अनुसार इसके उदय का कारण बढ़ते अधिशेष के कारण एक वर्ग को उत्पादन से अधिक उपभोग करने की आवश्यकता थी और एक तेजी से जटिल औद्योगिक संरचना को गैर-उत्पादक पदाधिकारियों की आवश्यकता थी। अधिशेष मूल्य के सिद्धांत में मार्क्स का तर्क है कि पूंजीवाद के विकास से मध्यम वर्ग का विस्तार होता है। यूर्री का मानना है कि ऐतिहासिक रूप से
बाजार संरचना के कारण एक महत्वपूर्ण मध्यम वर्ग उत्पादन के साधनों का मालिक नहीं रहा, बल्कि कार्यस्थल संबंधों में एक शक्तिशाली स्थिति रखता था। यूर्री 1996, 255। मार्क्स और वेबर की तरह अधिकांश आधुनिक समाजशास्त्री सामाजिक वर्गों को अलग करने के लिए आर्थिक कारकों का उपयोग करते हैं। एंथोनी गिडेंस उन्नत पूंजीवादी समाज में 3 प्रमुख वर्गों की पहचान करते हैं: उच्च वर्ग, उत्पादन के साधनों में संपत्ति का स्वामित्व; मध्यम वर्ग, शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता का अधिकार; और निम्न श्रमिक वर्ग, शारीरिक श्रम शक्ति। ये वर्ग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उत्पादन शक्तियों और रणनीतियों के साथ अपने संबंधों में भिन्न होते हैं। एक अन्य दृष्टिकोण कार्यात्मक परिप्रेक्ष्य है, जहां सामाजिक आवश्यकताएं व्यावसायिक पुरस्कार निर्धारित करती हैं, और एक वैकल्पिक व्याख्या यह है कि शक्ति इन पुरस्कारों को निर्धारित करती है। मध्यम वर्ग की अवधारणा की यह बुनियादी समझ भारत में मध्यम वर्ग की ओर ध्यान आकर्षित करती है। भारत में मध्यम वर्ग के विकास का पता लगाना महत्वपूर्ण है। चिंतन और कार्य 15.01। भारत में मध्यम वर्ग अनुभाग को ध्यान से पढ़ें। अपने परिवार और अपने निकटतम पड़ोसियों का निरीक्षण करें। मैं और मेरी कक्षा पर एक पृष्ठ की रिपोर्ट लिखें, जिसमें आप बताएं कि आप अपने आप को किस वर्ग से संबंधित मानते हैं और क्यों। अपने अध्ययन केंद्र के अन्य छात्रों और अपने अकादमिक परामर्शदाता के साथ अपनी रिपोर्ट पर चर्चा करें। मैं और मेरी कक्षा, भारतीय मध्य वर्ग पर एक प्रतिबिंब। परिचय। भारत में मध्यम वर्ग की अवधारणा बहुआयामी है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। मध्यम वर्ग को समझने के लिए आय स्तर, शिक्षा, व्यावसायिक स्थिति, उपभोग पैटर्न और सामाजिक आकांक्षाओं के विश्लेषण की आवश्यकता होती है। इस रिपोर्ट में मैं अपने परिवार और निकटतम पड़ोसियों के लेंस के माध्यम से भारतीय मध्यम वर्ग की विशेषताओं का पता लगाऊंगा। यह जांच करूंगा कि हम इस सामाजिकार्थिक श्रेणी में कैसे फिट होते हैं और यह समाज में हमारी पहचान और स्थान के बारे में क्या दर्शाता है। भारतीय मध्यम वर्ग को समझना। भारत में मध्यम वर्ग को अक्सर न केवल आय से बल्कि जीवन शैली संबंधी आकांक्षाओं और मूल्यों के आधार पर परिभाषित किया जाता है। इसमें शामिल है आर्थिक स्थिरता, एक स्थिर आय, अक्सर वेतनभोगी रोजगार या स्थिर व्यवसाय से; शिक्षा, अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंच, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर पेशेवर योग्यता प्राप्त होती है; उपभोग पैटर्न, कार, स्मार्टफोन और घरेलू उपकरणों जैसी उपभोक्ता वस्तुओं का स्वामित्व, और स्वास्थ्य देखभाल और मनोरंजन जैसी सेवाओं को वहन करने की क्षमता; सामाजिक गतिशीलता, या तो बेहतर नौकरी के अवसरों, उच्च शिक्षा या बेहतर जीवन स्तर के माध्यम से ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता की आकांक्षा और अक्सर वास्तविकता; सांस्कृतिक पूंजी, पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह की सांस्कृतिक गतिविधियों में संलग्नता और सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी; मेरा परिवार, एक सिंहावलोकन; आर्थिक स्थिरता, मेरे परिवार में मेरे माता पिता, मेरा छोटा भाई बहन और मैं हूँ। मेरे पिता एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में काम करते हैं और मेरी माँ एक स्कूल शिक्षिका है। उनकी संयुक्त आय हमें आर्थिक स्थिरता प्रदान करती है, जिससे हम एक मध्यम वर्गीय पड़ोस में 3 बेडरूम वाले अपार्टमेंट में आराम से रह सकते हैं। हमारे पास एक कार है और स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और मनोरंजक गतिविधियों जैसी विभिन्न सुविधाओं तक पहुंच है। शिक्षा, हमारे परिवार में शिक्षा हमेशा प्राथमिकता रही है। मेरे पिता के पास इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिग्री है और मेरी माँ के पास शिक्षा में स्नातक की डिग्री है। मैं और मेरा भाई बहन प्रतिष्ठित संस्थानों में जाते हैं। मैं इग्नू में अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ।
जबकि मेरा भाई एक निजी स्कूल में हाई स्कूल में है जो अपनी अकादमिक उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है। शिक्षा पर जोर को बेहतर नौकरी के अवसरों और सामाजिक गतिशीलता को सुरक्षित करने के मार्ग के रूप में देखा जाता है। खपत के तरीके। हमारा उपभोग पैटर्न भारतीय मध्यम वर्ग की विशिष्टताओं को दर्शाता है। हमारे पास स्मार्टफोन, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और कार जैसी उपभोक्ता वस्तुएं हैं। हमारे पास इंटरनेट और केबल टेलीविजन सहित डिजिटल सेवाओं तक भी पहुंच है। हमारी पारिवारिक छुट्टियां, आमतौर पर घरेलू यात्राएं और कभी-कभी रेस्तरां में भोजन करना भी हमारी जीवन शैली का हिस्सा है। सामाजिक गतिशीलता। हमारे परिवार ने पिछले कुछ वर्षों में ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता का अनुभव किया है। मेरे माता-पिता, जो सामान्य पृष्ठभूमि से आए थे, अपनी कड़ी मेहनत और शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से हमारे जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाब रहे हैं। यह ऊर्ध्वगामी गतिशीलता हमारी बेहतर जीवन स्थितियों, मेरे भाई बहन और मेरे लिए बेहतर शैक्षिक अवसरों और बढ़ी हुई सामाजिक स्थिति में स्पष्ट है। सांस्कृतिक राजधानी। हम पारंपरिक और आधुनिक प्रभावों का मिश्रण करते हुए विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों में संलग्न हैं। दिवाली और होली जैसे त्योहार उत्साह के साथ मनाए जाते हैं, जिसमें पारिवारिक समारोह, पारंपरिक अनुष्ठान और उत्सव के भोजन शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त हम आधुनिक सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, जैसे फिल्में देखना, संगीत समारोहों में भाग लेना और मॉल में जाना। तत्काल पड़ोसी। आर्थिक स्थिरता। हमारे निकटतम पड़ोसी समान आर्थिक स्थिरता को दर्शाते हैं। हमारे पड़ोस में अधिकांश परिवारों के सदस्य स्थिर नौकरियों में कार्यरत हैं, चाहे वे सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में हों। यह आर्थिक स्थिरता सुव्यवस्थित घरों और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच के साथ एक सुसंगत जीवन स्तर की अनुमति देती है। शिक्षा। हमारे पड़ोसियों की शैक्षणिक पृष्ठभूमि हमारी पृष्ठभूमि से तुलनीय है। कई वयस्कों के पास पेशेवर डिग्री है और बच्चे प्रतिष्ठित स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ते हैं। शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया जाता है और एक आम धारणा है कि यह बेहतर भविष्य सुरक्षित करने की कुंजी है। खपत के तरीके। हमारे पड़ोसियों के बीच उपभोग का पैटर्न हमारे जैसा ही है। उनके पास विभिन्न उपभोक्ता वस्तुएं हैं और उनके घर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। घरेलू सुधार, व्यक्तिगत वाहनों और डिजिटल गैजेट्स में निवेश के साथ जीवन शैली की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में स्पष्ट झुकाव है। सामाजिक गतिशीलता। हमारे कई पड़ोसियों ने भी ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता का अनुभव किया है। मेरे परिवार की तरह वे भी सामान्य शुरुआत से अधिक आरामदायक जीवन स्थितियों की ओर बढ़ गए हैं। इस प्रगति का श्रेय अक्सर शिक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और हमारी अपनी यात्रा को प्रतिबिंबित करने वाली कड़ी मेहनत को दिया जाता है। सांस्कृतिक राजधानी। हमारे पड़ोस में सांस्कृतिक गतिविधियां जीवंत और विविध हैं। त्योहार सामूहिक रूप से मनाए जाते हैं, जिससे सामुदायिकता की भावना बढ़ती है। इसके अतिरिक्त समकालीन सांस्कृतिक गतिविधियों में साझा रुचि है, जैसे स्थानीय क्लबों में भाग लेना, सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेना और डिजिटल मीडिया से जुड़ना। वर्ग पहचान और सामाजिक धारणा। आर्थिक संकेतक। आय और आर्थिक स्थिरता के आधार पर मेरे परिवार और हमारे पड़ोसियों को मध्यम वर्ग में वर्गीकृत किया जा सकता है। स्थिर नौकरियों का कब्जा, एक स्थिर आय और उपभोक्ता वस्तुओं का स्वामित्व मध्यम वर्ग की स्थिति के विशिष्ट आर्थिक संकेतकों के साथ संरेखित होता है। कक्षा मार्कर के रूप में शिक्षा। शिक्षा हमारी वर्ग पहचान को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पेशेवर डिग्री प्राप्त करने पर जोर और बेहतर भविष्य सुरक्षित करने के साधन के रूप में शिक्षा में विश्वास मध्यवर्गीय मूल्यों के मजबूत संकेतक हैं। मेरा परिवार और हमारे पड़ोसी दोनों शिक्षा में भारी निवेश करते हैं,
इसे सामाजिक गतिशीलता का एक महत्वपूर्ण घटक मानते हैं। जीवन शैली और उपभोग। हमारी जीवन शैली और उपभोग पैटर्न हमारी मध्यवर्गीय स्थिति को और मजबूत करते हैं। आधुनिक सुविधाओं का स्वामित्व, सांस्कृतिक गतिविधियों में नियमित भागीदारी और अवकाश गतिविधियों का खर्च वहन करने की क्षमता मध्यम वर्ग से जुड़ी उपभोग प्रवृत्तियों को दर्शाती है। सामाजिक गतिशीलता और आकांक्षाएं। ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता का अनुभव और आगे सुधार के लिए चल रही आकांक्षाएं मध्यम वर्ग की विशेषताओं को परिभाषित कर रही हैं। मेरा परिवार और हमारे पड़ोसी दोनों शिक्षा और व्यावसायिक सफलता से प्रेरित होकर बेहतर जीवन स्तर और उच्च सामाजिक स्थिति के लिए प्रयास करने की एक समान कहानी साझा करते हैं। सांस्कृतिक जुड़ाव। पारंपरिक और आधुनिक दोनों गतिविधियों को शामिल करते हुए सांस्कृतिक जुड़ाव हमारी वर्ग पहचान की पहचान है। त्योहारों का जश्न, सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी और समकालीन सांस्कृतिक रूपों के साथ जुड़ाव मध्यम वर्ग के भीतर हमारी स्थिति को उजागर करता है। चुनौतियां और अवसर। आर्थिक चुनौतियां। स्थिरता के बावजूद मेरे परिवार और हमारे पड़ोसियों को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मुद्रास्फीति, जीवन यापन की बढ़ती लागत और आर्थिक अनिश्चितताएं वित्तीय स्थिरता को प्रभावित कर सकती हैं। बचत और निवेश के माध्यम से सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करना प्राथमिकता बनी हुई है। शैक्षिक आकांक्षाएं। जबकि शिक्षा सामाजिक गतिशीलता की कुंजी है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बढ़ती लागत एक चुनौती पैदा करती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मुझे और मेरे भाई बहन को सर्वोत्तम संभव शिक्षा मिले, इसके लिए महत्वपूर्ण वित्तीय निवेश और योजना की आवश्यकता है। जीवन शैली से उम्मीदें। सामाजिक धारणाओं और आकांक्षाओं से प्रेरित एक निश्चित जीवन शैली बनाए रखने का दबाव चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने और दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा की योजना के बीच संतुलन के लिए सावधानीपूर्वक प्रबंधन की आवश्यकता होती है। सामाजिक गतिशीलता। हालांकि हमने ऊपर की ओर गतिशीलता का अनुभव किया है, इस प्रगति को बनाए रखने और आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। हमारी मध्यवर्गीय स्थिति को बनाए रखने के लिए बदलती आर्थिक परिस्थितियों को अपनाना और नए अवसरों का लाभ उठाना आवश्यक है। निष्कर्ष। मेरे परिवार और पड़ोसियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर विचार करने से भारतीय मध्यम वर्ग की व्यापक समझ मिलती है। हमारी आर्थिक स्थिरता, शैक्षिक पृष्ठभूमि, उपभोग पैटर्न और सांस्कृतिक जुड़ाव मध्यम वर्ग की विशेषताओं के अनुरूप हैं। सामाजिक गतिशीलता के साझा अनुभव और बेहतर भविष्य की आकांक्षाएं हमारी वर्ग पहचान को और अधिक रेखांकित करती हैं। अंत में, मैं और मेरा परिवार भारतीय मध्यम वर्ग से हैं, जो आर्थिक स्थिरता, शिक्षा, जीवन शैली आकांक्षाओं और सांस्कृतिक जुड़ाव पर जोर देता है। यह प्रतिबिंब न केवल हमारी वर्तमान स्थिति को उजागर करता है, बल्कि हमारी सामाजिक आर्थिक यात्रा को आकार देने वाली मौजूदा चुनौतियों और अवसरों को भी रेखांकित करता है। 15.4 भारत में मध्यम वर्ग का विकास। अपने 1961 के काम में बी. मिश्रा ने निष्कर्ष निकाला कि ब्रिटिश शासन से पहले भारत में पहले से ही ऐसी संस्थाएं थीं जो पूंजीवादी विकास का समर्थन करती थी। वहां एक कारीगर उद्योग, नौकरी विशेषज्ञता और व्यापारियों का एक अलग वर्ग था। श्रेणियों के पास वित्तीय शक्ति थी, लेकिन कोई राजनीतिक या सैन्य समर्थन नहीं था। ब्रिटिश शासन ने बिचौलियों का एक नया वर्ग लाया जिसने लोगों को उनके शासकों से जोड़ा। मिश्रा ने इसे भारत में सामाजिक और वर्ग संरचनाओं में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा। यह मध्यस्थ वर्ग, जो मध्यम वर्ग बन गया, ब्रिटिश शासन के तहत मजबूत और अमीर हो गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक संबंधों और शासन ने इस वर्ग को बनाने में मदद की। अंग्रेजों का लक्ष्य देश के प्रशासन में मदद के लिए अपने जैसा ही एक वर्ग तैयार करना था।
हालांकि उनका लक्ष्य नवप्रवर्तक नहीं बल्कि नकल करने वाले पैदा करना था। पवन के वर्मा ने कहा कि भारतीय मध्यम वर्ग में मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारी, वकील, शिक्षक और डॉक्टर जैसे शिक्षित व्यक्ति शामिल हैं, जो ज्यादातर उच्च जातियों से हैं। अहमद और रिफेल्ड ने तर्क दिया कि भारतीय मध्यम वर्ग कुछ मायनों में अपने यूरोपीय समकक्ष के समान था। 17वीं और 18वीं शताब्दी की शुरुआत में वाणिज्य में कुछ भारतीयों ने महत्वपूर्ण धन और सामाजिक स्थिति प्राप्त की। हालांकि यूरोपीय मध्यम वर्ग के विपरीत भारतीय मध्यम वर्ग विदेशी शासन के अधीन था। प्रारंभ में इसने ब्रिटिश सत्ता स्थापित करने और भारत में यूरोपीय वाणिज्य को बढ़ावा देने में मदद की। विद्रोह के बाद मध्यम वर्ग ने सत्ता के लिए अंग्रेजों से प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी। यह प्रतिस्पर्धी भूमिका समय के साथ और अधिक प्रभावी होती गई, ब्रिटिश शासन को चुनौती दी और राष्ट्रीय चेतना और एकता को बढ़ावा दिया। संजय जोशी ने बताया कि आय और व्यवसाय के पारंपरिक उपाय मध्यम वर्ग को समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। भारत में मध्यम वर्ग की शक्ति आर्थिक शक्ति से नहीं, जो कि न्यूनतम थी, बल्कि उनके सांस्कृतिक प्रभाव से आई थी। मध्यम वर्ग होना स्वफैशन के बारे में था। यह समूह जीवन के आधुनिक तरीकों को बढ़ावा देता था और विविध था। 20वीं सदी के अंत में नए मध्यम वर्ग का तेजी से विकास समकालीन भारत में एक बड़ा बदलाव था। बॉक्स 15.01 ग्रामीण और शहरी मध्यम वर्ग। योगेंद्र सिंह 1991 ने ग्रामीण और शहरी मध्यम वर्गों की तुलना करते हुए कहा कि वे दोनों रूढ़िवादी, उपयोगितावादी मूल्यों को साझा करते थे, लेकिन उनमें संघर्ष भी था। तकनीकी स्थिरता के कारण कृषि में विकास धीमा हो गया। यहाँ तक कि अमीर किसानों को भी प्रतिकूल नीतियों, कृषि स्थिरता, भूमि विखंडन और युवाओं के लिए नौकरी के अवसरों की कमी के कारण गिरावट का सामना करना पड़ा। कृषि में इस अल्प विकास ने ग्रामीण मध्यम वर्ग का शहरी मध्यम वर्ग से अलगाव बढ़ा दिया। आंद्रे बेतेले ने कहा कि भारतीय मध्यम वर्ग बहुत बड़ा और विविध है, यह सुझाव देते हुए कि मध्यम वर्ग के बारे में बात करना अधिक सटीक है। निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण के पक्ष में हाल की आर्थिक नीतियों ने मध्यम वर्ग में रुचि बढ़ा दी है। बेतेल ने मध्यम वर्ग को धर्म, जाति और रिश्तेदारी से प्रभावित एक नए सामाजिक समूह के रूप में देखा। इसके मूल्य अभी भी बन रहे हैं, जो विरोधाभासों से चिह्नित हैं। मध्यम वर्ग पर सार्वजनिक चर्चा मीडिया द्वारा संचालित की गई है, लेकिन इसके आकार और संरचना पर बहुत कम विश्वसनीय डेटा है, जिसका अनुमान 100 मिलियन से लेकर 250 मिलियन से अधिक है। भारत में मध्यम वर्ग लगातार बढ़ा है, जो औद्योगिक या लोकतांत्रिक क्रांतियों के बजाय औपनिवेशिक शासन से उत्पन्न हुआ है। गुरचरण दास ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वाणिज्य हमेशा मध्यम वर्ग के लिए केंद्रीय रहा है, जो उच्च और निम्न वर्गों के बीच मध्यस्थता करता है। 1991 के बाद उद्यमशीलता में उछाल और मध्यम वर्ग का विस्तार महत्वपूर्ण है। 80 और 90 के दशक में भारत की आर्थिक विकास दर में वृद्धि हुई, जिससे मध्यम वर्ग 3 गुना हो गया। इस वृद्धि में उद्यम पूंजी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दास ने तर्क दिया कि नए, उच्च शिक्षित उद्यमी वैश्विक अर्थव्यवस्था में मूल्य पैदा कर रहे हैं। 1991 के बाद धीमे सुधारों के बावजूद उन्होंने गहन सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत की। बढ़ते मध्यम वर्ग को भारत के परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार मध्यम वर्ग 1986 में जनसंख्या के 8% से बढ़कर 2000 में 18% हो गया। आधुनिक समाजशास्त्री मध्यम वर्ग को आधुनिकता के संकेत के रूप में देखते हैं, लेकिन आधुनिकता की परिभाषा पर बहस होती है। समकालीन भारत में मध्यम वर्ग की बढ़ती भूमिका को समझना महत्वपूर्ण है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि यह आधुनिक है, पारंपरिक है या संक्रमणकालीन है।
15.5 समकालीन भारत में आधुनिकता और मध्यम वर्ग। हम तीव्र तकनीकी, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों के समय में रहते हैं। आधुनिक समाज गतिशील और निरंतर विकसित हो रहा है। मार्शल बर्मन के अनुसार आधुनिक दुनिया में रहने का मतलब निरंतर परिवर्तन और संघर्ष का अनुभव करना है। आधुनिकता में जीवन के पुराने तरीकों को नष्ट करना और नए तरीकों का निर्माण करना शामिल है, जिससे उपभोक्ता संस्कृति का निर्माण होता है जहां उपभोग के माध्यम से मूल्यों का निर्माण होता है। यह उपभोक्तावाद परंपरा से हटकर निरंतर नवाचार और नए उत्पादों पर जोर देता है। उपभोक्ता संस्कृति को दो विशेषताओं द्वारा चिह्नित किया जाता है: निरंतर उत्पाद कारोबार, लोगों द्वारा फैशन में बने रहने के लिए खरीदारी करना, और सभी सामाजिक वर्गों में सामान्यीकृत खपत। यह संस्कृति लोगों को विज्ञापन और मीडिया से प्रभावित होकर अपनी जीवन शैली में लगातार सुधार करने की अनुमति देती है। उपभोग संचार का साधन बन जाता है, जिससे सामाजिक समूहों के बीच भेद और संबंध पैदा होते हैं। आधुनिक उपभोक्ता समाज में सामाजिक समूह अपनी परिस्थितियों को वर्गीकृत करना चाहते हैं और सीमाएं स्थापित करने के लिए सांस्कृतिक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। यह ऊपर की ओर गतिशीलता के अवसरों के साथ स्तरीकरण की एक खुली प्रणाली बनाता है। उपभोक्ता संस्कृति के नायक अपनी जीवन शैली डिजाइन करते हैं, अपनी पसंद के माध्यम से व्यक्तित्व और शैली प्रदर्शित करते हैं। उपभोक्ता संस्कृति विज्ञापन और मीडिया के माध्यम से वस्तुओं के अर्थ बदल देती है, जिससे नए उत्पादों की आवेगपूर्ण खरीदारी होती है। पूंजीवादी समाजों में वस्तुएं सामाजिक संबंधों का प्राथमिक संकेतक बन जाती हैं। आधुनिकता में संवेदनशीलता शामिल है, जहां संस्थाएं और व्यक्ति दोनों लगातार सामाजिक प्रणालियों का निर्माण और परिवर्तन करते हैं। सच्ची आधुनिकता केवल भौतिक प्रगति नहीं, बल्कि पारस्परिक संबंधों की प्रकृति भी है। आधुनिकता जीवन के सभी पहलुओं में विविध विकल्प प्रदान करती है, जो व्यक्तिगत पहचान और सामाजिक मानदंडों को प्रभावित करती है। जैसे जैसे पारंपरिक संबंध ढीले होते हैं, नए अवसर पैदा होते हैं, जिससे व्यक्तियों को सामाजिक संबंधों पर बातचीत करने की अनुमति मिलती है। उदारीकरण के बाद की आर्थिक नीतियों ने भारत में मध्यम वर्ग के विकास को तेज कर दिया है। दिल्ली में एक अध्ययन का उद्देश्य शहरी मध्यम वर्ग के बीच आधुनिकता का आकलन करना था। जबकि लोग पहनावे और खानपान में आधुनिक दिखते थे, अध्ययन में यह समझने की कोशिश की गई कि क्या उनका दृष्टिकोण वास्तव में आधुनिक था। इसमें जांच की गई कि क्या पारस्परिक संबंध पारंपरिक या आधुनिक मूल्यों पर आधारित थे। संपन्न उच्च और उच्च मध्यम वर्ग खुद को जनता से अलग करने के लिए उत्पादों को तेजी से बदल रहे हैं। अत्यधिक अमीरों के लिए नवीनतम सामान रखना आधुनिक होने का संकेत देता है। उच्च मध्यम वर्ग, हालांकि आर्थिक रूप से विवश है, अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड भी खरीदता है और फैशन के प्रति जागरूक है। वे अपनी प्राथमिकताओं में संपन्न लोगों का अनुकरण करने की आकांक्षा रखते हैं। शोध से पता चला कि उच्च मध्यम वर्ग अभिजात वर्ग के साथ जुड़ना चाहता है, लेकिन वित्तीय सीमाओं के कारण सामान को जल्दी से बदल नहीं सकता है। वे अभी भी अपने उपभोग विकल्पों के माध्यम से एक आधुनिक छवि बनाए रखने का प्रयास करते हैं। मैं एक आधुनिक व्यक्ति क्यों हूँ? परिचय। आधुनिकता एक शब्द जो अक्सर समकालीन जीवन शैली, मूल्यों और तकनीकी प्रगति से जुड़ा होता है। इसमें सांस्कृतिक, बौद्धिक और भौतिक परिवर्तनों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिसने आधुनिक दुनिया को आकार दिया है। अपने लचीले और समावेशी शिक्षण मॉडल के माध्यम से आधुनिक शैक्षिक दृष्टिकोण का प्रतीक संस्थान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के छात्र के रूप में मैं खुद को स्वाभाविक रूप से आधुनिकता के सिद्धांतों से जुड़ा हुआ पाता हूँ। यह निबंध तकनीकी जुड़ाव, सांस्कृतिक अनुकूलनशीलता,
बौद्धिक खुलेपन और सामाजिक चेतना जैसे विभिन्न पहलुओं की जांच करके उन कारणों की पड़ताल करता है कि क्यों मैं खुद को एक आधुनिक व्यक्ति मानता हूँ। तकनीकी संलग्नता। आधुनिकता के प्राथमिक संकेतकों में से एक दैनिक जीवन में प्रौद्योगिकी का उपयोग और एकीकरण है। एक इग्नू छात्र के रूप में मैं सीखने, संचार और सूचना के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत अधिक निर्भर हूँ। पाठ्यक्रम सामग्री को ऑनलाइन एक्सेस करने, आभासी चर्चाओं में भाग लेने और इलेक्ट्रॉनिक रूप से असाइनमेंट जमा करने की क्षमता आधुनिक शैक्षिक प्रतिमान का एक प्रमाण है। प्रौद्योगिकी ने न केवल मेरे सीखने के अनुभव को बढ़ाया है, बल्कि ढेर सारी जानकारी और विविध दृष्टिकोणों तक पहुंच प्रदान करके मेरे क्षितिज को भी व्यापक बनाया है। इसके अलावा स्मार्टफोन, लैपटॉप और टैबलेट जैसे आधुनिक गैजेट्स के साथ मेरी दक्षता, साथ ही सोशल मीडिया में मेरी सक्रिय भागीदारी, आधुनिक तकनीकी रुझानों के साथ मेरे तालमेल को रेखांकित करती है। ये उपकरण निर्बाध संचार और कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे मुझे वैश्विक घटनाओं के बारे में सूचित रहने, साथियों के साथ जुड़ने और भौगोलिक सीमाओं की परवाह किए बिना परियोजनाओं पर सहयोग करने में मदद मिलती है। यह अंतर्संबंध आधुनिक युग की पहचान है, जो पारंपरिक, स्थानीयकृत अंतःक्रियाओं से अधिक वैश्वीकृत और डिजिटल रूप से जुड़े समाज में बदलाव को दर्शाता है। सांस्कृतिक अनुकूलनशीलता। आधुनिकता का तात्पर्य सांस्कृतिक अनुकूलनशीलता और परिवर्तन के प्रति खुलेपन के स्तर से भी है। तेजी से विकसित हो रहे समाज में बड़े होते हुए मैंने विविध सांस्कृतिक प्रभावों को अपनाया है जो मेरे विश्व दृष्टिकोण को आकार देते हैं। यह अनुकूलनशीलता फिल्म, संगीत, साहित्य और कला सहित वैश्विक मीडिया के मेरे उपभोग में स्पष्ट है, जो सांस्कृतिक और राष्ट्रीय सीमाओं से परे है। विभिन्न संस्कृतियों के तत्वों की सराहना और समावेश करके मैं उस महानगरीय लोकाचार का प्रतीक हूँ जो आधुनिक व्यक्तियों की विशेषता है। इसके अलावा विभिन्न सांस्कृतिक मानदंडों और प्रथाओं को नेविगेट करने और उनका सम्मान करने की मेरी क्षमता मेरे आधुनिक दृष्टिकोण को उजागर करती है। चाहे वह बहुसांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेना हो या वैश्विक मुद्दों पर चर्चा में शामिल होना हो, मैं मानवीय अनुभव की समृद्ध टेपेस्ट्री को समझने और उसकी सराहना करने का प्रयास करता हूँ। यह सांस्कृतिक तरलता न केवल मेरे व्यक्तिगत जीवन को समृद्ध बनाती है, बल्कि मुझे एक ऐसी दुनिया में पनपने के लिए भी तैयार करती है जो तेजी से एक दूसरे से जुड़ी हुई और एक दूसरे पर निर्भर है। बौद्धिक खुलापन। बौद्धिक खुलापन आधुनिकता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। एक आधुनिक व्यक्ति के रूप में मैं आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और ज्ञान की खोज को महत्व देता हूँ। इग्नू में मेरी शैक्षणिक यात्रा ने मुझमें आजीवन सीखने और बौद्धिक जिज्ञासा के प्रति गहरी सराहना पैदा की है। मुक्त विश्वविद्यालय मॉडल स्वनिर्देशित शिक्षा को प्रोत्साहित करता है, मेरी शिक्षा के प्रबंधन में स्वायत्तता और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देता है। यह दृष्टिकोण आधुनिक शैक्षिक दर्शन के अनुरूप है, जो रटने की बजाय सक्रिय सीखने और महत्वपूर्ण जुड़ाव को प्राथमिकता देता है। इसके अतिरिक्त मैं नए विचारों की खोज करने और स्थापित मानदंडों को चुनौती देने के लिए तैयार हूँ। तीव्र प्रगति और बदलते प्रतिमानों की विशेषता वाली दुनिया में यह बौद्धिक लचीलापन आवश्यक है। वैज्ञानिक खोजों, तकनीकी नवाचारों और सामाजिक राजनीतिक विकास के बारे में सूचित रहकर मैं एक गतिशील और सूचित दृष्टिकोण बनाए रखता हूँ। ज्ञान और समझ की यह निरंतर खोज आधुनिकता का एक परिभाषित लक्षण है, जो प्रगति और ज्ञानोदय के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सामाजिक चेतना। आधुनिकता किसी की सामाजिक चेतना और समसामयिक मुद्दों को संबोधित करने की प्रतिबद्धता में भी परिलक्षित होती है। एक आधुनिक व्यक्ति के रूप में मैं हमारी दुनिया के सामने जलवायु परिवर्तन, सामाजिक असमानता और मानवाधिकार जैसी गंभीर चुनौतियों से भलीभांति परिचित हूँ।
यह जागरूकता वकालत और सक्रियता पर एक सक्रिय रुख में तब्दील हो जाती है। चाहे वह पर्यावरण अभियानों में भाग लेना हो, सामाजिक न्याय आंदोलनों का समर्थन करना हो या सामुदायिक सेवा के लिए स्वेच्छा से काम करना हो, मैं सकारात्मक बदलाव में योगदान देने का प्रयास करता हूँ। सामाजिक पहलों में मेरी भागीदारी को आधुनिक मंचों द्वारा सुगम बनाया गया है, जो आवाज़ों को बढ़ाते हैं और सामूहिक कार्रवाई को प्रेरित करते हैं। सोशल मीडिया, ऑनलाइन याचिकाएं और वर्चुअल फंडराइजर शक्तिशाली उपकरण हैं जो मुझे उन मुद्दों से जुड़ने में सक्षम बनाते हैं जो मायने रखते हैं। व्यापक भलाई के प्रति वैश्विक नागरिकता और जिम्मेदारी की यह भावना आधुनिकता की आधारशिला है, जो एक अधिक न्यायसंगत और टिकाऊ दुनिया बनाने के लिए नैतिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है। निष्कर्षतः आधुनिकता की बहुमुखी प्रकृति में तकनीकी जुड़ाव, सांस्कृतिक अनुकूलनशीलता, बौद्धिक खुलापन और सामाजिक चेतना शामिल है। एक इग्नू छात्र के रूप में ये गुण मेरे दैनिक जीवन और व्यक्तिगत विकास में गहराई से शामिल हैं। शिक्षा के लिए डिजिटल उपकरणों पर मेरी निर्भरता, विविध संस्कृतियों के प्रति मेरी सराहना, निरंतर सीखने के प्रति मेरी प्रतिबद्धता और सामाजिक कार्यों में मेरी सक्रिय भागीदारी सामूहिक रूप से मुझे एक आधुनिक व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है। यह आधुनिक पहचान न केवल मेरे व्यक्तिगत विकास को बढ़ाती है, बल्कि मुझे निरंतर विकसित हो रहे वैश्विक समाज में सार्थक योगदान देने के लिए भी सक्षम बनाती है। दूसरी ओर, निम्न मध्यम वर्ग के लोग उपभोक्ता संस्कृति में भाग नहीं ले सकते क्योंकि उनके पास पर्याप्त संसाधनों का अभाव है। हालांकि उपभोक्ता संस्कृति उन तक पूरी तरह नहीं पहुंची है, लेकिन उनकी उपभोग की आदतें निश्चित रूप से बदल रही हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि निम्न मध्यम वर्ग के लोग भी आधुनिक दिखने के लिए अपनी खरीदारी की आदतें बदल रहे हैं। विभिन्न विनिमय योजनाओं से इसमें सहायता मिलती है। हालांकि सामान खरीदते समय वे व्यावहारिक उपयोग और कीमत पर ध्यान केंद्रित करते हैं। युवा लोग डिजाइनर कपड़ों के सस्ते संस्करण खरीद रहे हैं क्योंकि वे किफायती हैं। बाहर खाना खाने का विचार लोकप्रिय हो रहा है, लेकिन उच्च वर्ग के विपरीत वे महंगे रेस्तरां में खाना नहीं खाते हैं। बॉक्स 15.02 महान भारतीय मध्यम वर्ग। भारतीय मध्यम वर्ग न केवल तेजी से बढ़ रहा है। नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAR) के एक सर्वेक्षण के अनुसार यह कार और एयर कंडीशनर जैसी लग्जरी वस्तुओं की खपत को भी बढ़ा रहा है। 200102 में मध्यम वर्ग को रुपए के बीच वार्षिक आय वाले परिवारों के रूप में परिभाषित किया गया था। 2 लाख और रु. 200102 की कीमतों पर 10 लाख सभी भारतीय परिवारों का केवल 5.7% था। फिर भी उनके पास सभी कारों और एयर कंडीशनरों का 60% और सभी टीवी, फ्रिज और मोटरसाइकिलों का 25% स्वामित्व था। 2009 से 10 तक मध्यम वर्ग के भारत की आबादी का 13% होने की उम्मीद है, जो कारों और मोटरसाइकिलों के बाजार में भारी विकास क्षमता का संकेत देता है। अध्ययन का अनुमान है कि 2009 से 10 तक कार बाजार प्रति वर्ष 20% और बाइक बाजार 16% प्रति वर्ष की दर से बढ़ेगा। फ्रिज और रंगीन टीवी के निर्माता भी 10% से 11% के बीच दरों के साथ वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं। रेडियो, इलेक्ट्रिक इस्त्री, साइकिल और कलाई घड़ियों का बाजार सालाना 7 से 9% की दर से अधिक मामूली रूप से बढ़ेगा। नकारात्मक पक्ष में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, स्कूटर और मोपेड की मांग में गिरावट देखी जा सकती है। उपभोग में अपेक्षित उछाल केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है। वास्तव में सर्वेक्षण से पता चलता है कि कुछ निचले स्तर के उत्पादों के लिए शहरी बाजार दशक के अंत तक संतृप्त हो जाएगा, जबकि ग्रामीण मांग बढ़ेगी। 2009 से 10 तक 80% रेडियो,
65% रंगीन टीवी, 48% मोटरसाइकिल, 40% स्कूटर और 33% फ्रिज का स्वामित्व ग्रामीण परिवारों के पास होगा। बढ़ती ग्रामीण आय के साथ गांवों में भी कार की मांग बढ़ने की उम्मीद है। दशक के अंत तक सभी कारों में से 11% कारें ग्रामीण क्षेत्रों में होंगी। सर्वेक्षण में जनसंख्या को 4 आय समूहों में वर्गीकृत किया गया है। वंचित, जिनकी घरेलू आय रु से कम है। 200102 में सभी घरों में से 72% से कुछ कम की आय 90,000 प्रति वर्ष थी। 2009 से 10 तक यह हिस्सेदारी घटकर 51.6% रह जाएगी। अगला समूह आकांक्षी है, जिनकी वार्षिक घरेलू आय रुपए के बीच है 90,000 और 2 लाख रुपए। 200102 में यह समूह सभी परिवारों के 22% से कम था, लेकिन दशक के अंत तक बढ़कर 34% हो जाने की संभावना है। 200102 में मध्यवर्गीय परिवारों की संख्या 10.7 मिलियन थी। 2009 से 10 तक इनके बढ़कर 28.4 मिलियन होने की उम्मीद है। अमीरों की संख्या भी बढ़ रही है, जो 200102 में 0.8 मिलियन से बढ़कर दशक के अंत तक 3.8 मिलियन हो गई है। शुक्ला कहते हैं, 1995 से 96 में जहां 5,000 करोड़पति परिवार थे, वहीं 200102 में यह संख्या बढ़कर 20,000 हो गई। दशक के अंत तक ऐसे 1.4 लाख घर होंगे। दशक के अंत तक अधिकांश वंचित 85% और आकांक्षी 60% अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे, जबकि 3/4 अमीर और 2/3 मध्यम वर्ग शहरों में होंगे। यह रिपोर्ट भारत के 858 गांवों और 660 कस्बों और शहरों में 300,000 घरों के व्यापक सर्वेक्षण पर आधारित है। इसमें 20 टिकाऊ सामान, 7 उपभोग्य वस्तुएं और चिकित्सा बीमा, जीवन बीमा और क्रेडिट कार्ड सहित विभिन्न सेवाएं शामिल थी। TOI इन दिल्ली, 24 जून 2005। कुल मिलाकर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारत में बदलती आर्थिक नीतियों के साथ मध्यम वर्ग अपने उपभोग पैटर्न में बदलाव का अनुभव कर रहा है। हालांकि शहरी भारत में उपभोक्ता संस्कृति अभी भी विकसित हो रही है। सर्वव्यापी होने के बजाय खपत अभी भी अंतर दिखाती है। इसलिए उपभोक्तावाद अभी भी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। यह स्पष्ट है कि भौतिक प्रगति धीरे धीरे हो रही है, लेकिन यह समझने के लिए कि क्या वे वास्तव में आधुनिक हैं, मध्यम वर्ग के लोगों द्वारा बनाए जा रहे सामाजिक संबंधों के प्रकारों का पता लगाना महत्वपूर्ण है। मध्यम वर्ग के बीच परिवार, विवाह और महिलाओं की स्थिति के संबंध में विवाह को अभी भी एक महत्वपूर्ण पारंपरिक सामाजिक संस्था के रूप में देखा जाता है, जिसमें हर किसी से प्रवेश की उम्मीद की जाती है। विशेषकर महिलाओं के पास सीमित विकल्प होते हैं, क्योंकि विवाह और मातृत्व को उनका अंतिम लक्ष्य माना जाता है। एक महिला की पहचान काफी हद तक उसकी वैवाहिक स्थिति पर आधारित होती है। शहरी भारत के उच्च और उच्च मध्यम वर्ग दोनों में विवाह को वयस्कता में प्रवेश करने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है, यहाँ तक कि उन लोगों के बीच भी जो आधुनिक दिखते हैं। हालांकि विवाह पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए आवश्यक है, लेकिन महिलाओं को सामाजिक मानदंडों का सख्ती से पालन करना पड़ता है। पुरुष अकेले रहना चुन सकते हैं, लेकिन महिलाओं को आम तौर पर यह आज़ादी नहीं है। विशिष्ट मानदंड सभी वर्गों में घनिष्ठ संबंधों के निर्माण का मार्गदर्शन करते रहते हैं, जबकि व्यवस्थित विवाह, जहां माता-पिता अपने बच्चों के लिए जीवन साथी चुनते हैं, को प्राथमिकता दी जाती है। उच्च और उच्च मध्यम वर्ग में परिवर्तन देखा जाता है। अर्धव्यवस्थित विवाह, जहां व्यक्ति माता-पिता की सहमति से अपना साथी चुनते हैं, भी हो रहे हैं। ऐसे विवाहों में अंतर्जातीय और अंतर्धार्मिक गठबंधनों को सशर्त रूप से सहन किया जाता है,
लेकिन हिंदू मुस्लिम और हिंदू ईसाई विवाह अभी भी वर्जित है। अस्वीकृति का मुख्य कारण धार्मिक मतभेदों के कारण वैवाहिक टूटने का कथित उच्च जोखिम है। इन अपवादों के बावजूद अधिकांश लोग अभी भी एक ही जाति और धर्म में विवाह करना पसंद करते हैं। हालांकि संभावित साझेदारों को अब यूनियन को अंतिम रूप देने से पहले 1 या 2 बार मिलने की अनुमति है। निम्न मध्यम और निम्न वर्गों में सामाजिक मानदंडों का सख्ती से पालन किया जाता है और विवाह समारोह पारंपरिक होते हैं। व्यक्तियों के पास बहुत कम विकल्प होते हैं, विशेषकर निम्न मध्यम वर्ग में, जहां मूल्य और मानदंड अधिक गहराई तक जड़े जमा चुके होते हैं। मध्यम वर्ग के रवैये में अस्पष्टताएं स्पष्ट हैं, क्योंकि वे प्रश्नावली में बदलाव के लिए तैयार दिखते हैं, लेकिन साक्षात्कार के दौरान जीवन इतिहास में पारंपरिक विचारों को अपनाते हैं। ऐसे विरोधाभास उनके सामाजिक मानदंडों और मूल्यों में अंतर्निहित है। इसके अलावा पुरुषों की रोटी कमाने वाले और महिलाओं की पालन करने वाली के रूप में रूढ़िवादी भूमिकाएं कायम हैं। उच्च और उच्च मध्यम वर्ग में कुछ परिवर्तन हुए हैं। महिलाओं को ऊपरी तौर पर मुक्ति तो मिलती है, जो उनके फैशन विकल्पों से पता चलता है, लेकिन काम और शादी के बारे में फैसले लेने में उन्हें पूरी आज़ादी नहीं है। चूंकि विवाह और मातृत्व को प्राथमिक लक्ष्य के रूप में देखा जाता है, सभी निर्णय इन्हीं के अनुरूप होते हैं। उच्च वर्ग की महिलाओं को रोजगार से हतोत्साहित किया जाता है, क्योंकि इसे निम्न पारिवारिक स्थिति के संकेत के रूप में देखा जाता है। लचीले समय वाली नौकरियों को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे महिलाओं को भूमिका के टकराव के बिना घरेलू जिम्मेदारियां संभालने का मौका मिलता है। हालांकि उच्च और उच्च मध्यम वर्ग की महिलाएं आज पिछली पीढ़ियों की तुलना में अधिक स्वायत्त लगती हैं, फिर भी उन्हें पुरुषों के सहायक के रूप में देखा जाता है। केवल परिवार के आकार के निर्णयों में उनका समान अधिकार होता है। उच्च मध्यम वर्ग के माता-पिता अपने बेटों की तरह ही अपनी बेटियों की शैक्षणिक सफलता पर जोर देते हैं, लेकिन उच्च शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जाती है, क्योंकि इसे अच्छी शादियों में बाधा के रूप में देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सौहार्दपूर्ण वैवाहिक संबंध महिलाओं के पुरुषों के अधीन होने पर निर्भर करता है। निम्न मध्यम वर्ग में महिलाओं को बेहतर पत्नी और मां बनाने के लिए उनकी शिक्षा महत्वपूर्ण है। कई महिलाएं काम करती हैं, लेकिन मुख्यतः आर्थिक आवश्यकता के कारण उनसे अपने घर और पारिवारिक जरूरतों का प्रबंधन करने की अपेक्षा की जाती है, जो एक स्वाभाविक अपेक्षा है। महिलाओं को व्यक्तिगत निर्णयों में पूर्ण स्वतंत्रता का अभाव है। यह स्पष्ट है कि उच्च और निम्न मध्यम वर्ग दोनों में महिलाएं आत्मनिर्णय करने वाली व्यक्ति नहीं है। पारंपरिक सामाजिक भूमिकाएं अभी भी उनके जीवन को परिभाषित करती हैं। मित्रता विशिष्ट मानदंडों से भी प्रभावित होती है, जो आम तौर पर समान आर्थिक पृष्ठभूमि और मूल्यों के लोगों के साथ बनती है। कुछ बदलावों के बावजूद भारतीय मध्यम वर्ग पूरी तरह से स्थिर नहीं हुआ है और उसे आधुनिक नहीं कहा जा सकता। निष्कर्ष: प्रारंभ में ऐसा लग सकता है कि शहरी भारतीय मध्यम वर्ग ध्यान देने योग्य, यद्यपि धीमी गति से, भौतिक परिवर्तनों के कारण आधुनिक है। हालांकि भारत में उपभोक्ता संस्कृति पूरी तरह से स्थापित नहीं हुई है, शहरी मध्यम वर्ग के उपभोग पैटर्न बदल रहे हैं। प्रगतिशील दृष्टिकोण और कथित आधुनिक स्थिति दिखाने के लिए कारों, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजाइनर कपड़ों का उपयोग किया जाता है। हालांकि केवल आर्थिक स्थिति के आधार पर वर्ग को परिभाषित करना भारत में वर्ग की स्थिति का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपर्याप्त है। यह इकाई इस बात पर प्रकाश डालती है कि भारत में मध्यम वर्ग को समझने के लिए सामाजिक संबंधों को समझना महत्वपूर्ण है। मध्यम वर्ग को पूर्णतः आधुनिक के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। आधुनिकीकरण का मतलब सिर्फ नवीनतम गैजेट और प्रौद्योगिकी होना नहीं है। लोगों के व्यवहार और सामाजिक संबंधों में आधुनिकता दिखनी चाहिए। भारत में शहरी मध्यम वर्ग के लिए व्यक्तिगत जीवन में आधुनिकता की कमी स्पष्ट है।
सामाजिक संबंध पारंपरिक मानदंडों और मूल्यों में निहित है। इस महानगरीय शहर में लोग परंपरा और आधुनिकता के बीच संघर्ष कर रहे हैं। सामाजिक मानदंड और मूल्य अभी भी विशिष्ट, वर्णनात्मक और पितृसत्तात्मक हैं। व्यक्तिगत संबंधों में विकल्प सामाजिक रूप से नियंत्रित होते हैं। सामाजिक कंडीशनिंग पुरुष प्रभुत्व पर जोर देते हुए पारंपरिक रेखाओं के साथ प्रतिक्रियाओं और सोच को कायम रखती है। हम यह नहीं कहते कि भारतीय मध्यम वर्ग ने बिल्कुल भी प्रगति नहीं की है। जैसा कि दीपांकर गुप्ता का तर्क है, यद्यपि अतीत हमारे वर्तमान में है, ऐसा नहीं है कि अतीत अपनी संपूर्णता में हमारा वर्तमान है। गुप्ता 2206। परिवर्तन हो रहा है, जिससे लोगों की सोच दुविधापूर्ण हो रही है। जैसे जैसे लोगों के विकल्पों का विस्तार होता है, आधुनिकता विरोधाभास और अस्पष्टताएं लाती है। भारत में शहरी मध्यम वर्ग इस घटना का अनुभव कर रहा है। इस प्रकार सामाजिक व्यवस्था एक संक्रमणकालीन चरण में है, जिसमें पारंपरिक मूल्य अभी भी परंपरा आधुनिकता सातत्य में प्रमुख है।